पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन हुआ है वह कौन सी है? तो राइट आंसर है बीसलदेव रासो। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। बसंत विलास में दोहों की संख्या कितनी है? 84 है। रामचंद्रिका रचना कितने समय सर्गों में विभक्त है? तो 39 सर्गों में विभक्त है और यहाँ पर सर्ग को प्रकाश नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। मूलक दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ज्ञानबोध है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज चौहान में इसमें इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। इसमें यहाँ पर नायक है ये पृथ्वीराज चौहान और हिंदी साहित्य का प्रथम जो महाकाव्य है उसका नाम पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अब्दुल रहमान है। हिंदी लिखने वाला प्रथम जो मुसलमान है उसका नाम है अब्दुल रहमान। मैथिली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? मैथिली भाषा की गद्य रचना कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर है। सूफी काव्यधारा की प्रथम कौन सी है? तो चंदायन है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बात हम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस वीडियो में दोस्तों कुछ प्रश्न काव्यशास्त्र के, कुछ प्रश्न व्याकरण के और कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों के सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए निःशुल्क तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको दोस्तों जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी या फिर आप स्टडी एसीसी विद सुनील बातम के नाम से सर्च कीजिए और वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो जो भी विद्यार्थी हिंदी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं बनने के लिए उनके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इनको छांट कर यहाँ पर बनाया गया है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो इसका पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा दोस्तों। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? ए मिश्रबंधु के द्वारा, ब गारसा दिताशी के द्वारा, से जॉर्ज ग्रीसन के द्वारा, द रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों गारसा दिताशी के द्वारा प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल नाम दिया है? ए राम कुमार वर्मा ने, बे राहुल सांस्कृत्यायन ने, से जॉर्ज ग्रीसन ने, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा इसको जो है वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चरण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? ए राम कुमार वर्मा ने, ब राहुल सांस्कृत्यायन ने, से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, द जॉर्ज ग्रीसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये रहा आपके सामने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनको 2 नाम दिए गए हैं, एक तो संधि काल, दूसरा चारण काल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? ए न्यूतन काल में, ब गद्य काल में, से आधुनिक काल में, द रीति
काल में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है, इसको उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल में रखा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 5वां, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चरण काल, व गद्य काल, से सिद्ध सामंत काल, द संधि काल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सिद्ध सामंत काल, इसको नाम दिया है आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 6वां, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ए हिंदी भाषा में, बे उर्दू भाषा में, से फ्रेंच भाषा में, द अंग्रेजी भाषा में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इसको सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7वां, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया था? शिव सिंह सेंगर के द्वारा, बे गारसा बेतासी के द्वारा, से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और द जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों गारसा बेतासी के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 8वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है, ये कथन किसका है? वेरी नाइस प्रश्न है दोस्तों। शिव सिंह सेंगर का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, से हरिहर प्रसाद द्विवेदी का है, द जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 9वां, देखिएगा, नागरिक पिछाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 19, 16, 18 या फिर 10? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका से 18 इसके खंड हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न दोस्तों आगे, हिंदी साहित्य के किस योग को स्वर्ण योग कहा गया है? स्वर्ण योग के नाम से पुकारा गया है। तो आदिकाल को, भक्ति काल को, गद्य काल को, द रीति काल को। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका व भक्ति काल के नाम से इस काल को स्वर्ण युग काल इसको कहा गया है। स्वर्ण काल को भक्ति काल युग जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रासो साहित्य की किस काल की रचना है? सॉरी यहाँ पर किस लगा हुआ है। तो रासो साहित्य किस काल की रचना है? वीरगाथा काल की है, भक्ति काल की है, से गद्य काल की है, द रीति काल की है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ए वीरगाथा काल की ये रचना है रासो साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा है? किस कारण कहा है? तो वीर राजाओं का वर्णन है इसमें। इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन मिलता है। इस काल में सभी कवि वीर थे या फिर इसमें वीर गाथा प्रदान कृतियों की प्रचुरता थी, मात्रा अधिक थी इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों द इसमें वीर गाथा प्रदान कृतियों की प्रचुर मात्रा थी इसलिए। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा जो थी वो कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा या फिर द डिंगल व पिंगल भाषा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका रहेगा द आदिकाल की जो भाषा थी वो थी डिंगल और पिंगल दोनों थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 14वां, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के कवि कौन है? किसके द्वारा ये लिखा गया है? दलपति विजय के द्वारा, ब नरपति नाले के द्वारा, से चंद्रवरदाई के द्वारा, द जैनक के द्वारा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका चंद्रवरदाई के द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया है और इसका प्रश्न भी इस वीडियो के अंदर समाहित है दोस्तों अभी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन थी? पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है महाकाव्य है उसकी नायिका कौन है दोस्तों? नागमती है, ब संयुक्ता है, से राजमती है, द पद्मावती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 14वें का वो रहेगा आपका से, सॉरी ये 15वां प्रश्न है दोस्तों, 14वां नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है संयुक्ता। पृथ्वीराज की जो नायिका थी उसका नाम ये जो है ये 15 प्रश्न है दोस्तों, संयुक्ता थी। संयुक्ता इसकी जो है नायिका है इस रचना की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखिएगा,
16वां, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या फिर शांत रस? इसका जो राइट आंसर दोस्तों 16 का वो है आपका ए। उस समय आदिकाल में रहा वीर रस प्रधान था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, विशल देव रासो किसकी रचना है? विशल देव रचना जो है वो किसकी है? द्रौपदी विजय की है, नरपति नाले की है, से चंद्रदाई की है, दे जयानक की है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका 20 नर। इस ट्रिक याद रखना है आपको, 20 नर यानी नरपति नाले की ये रचना है दोस्तों, बहुत ही शानदार रचना है ये। विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? गोपाल राम गोपाल चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, से कैलाश शर्मा, दे बनारसी दास। तो 19 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ये बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है ये रचना। नेक्स्ट 20वां प्रश्न दोस्तों, हिंदी की धार्मिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की प्रथम धार्मिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? कल्याण, सरस्वती, वर्तमान साहित्य या फिर हिंदू पत्रिका? तो 20 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ये कल्याण जो है हिंदी की प्रमुख धार्मिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 21वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इंदु का, बे सरस्वती का, से सुधा का, दे बालक का? तो 21 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका सुधा नामक पत्रिका उन्होंने क्या किया? संपादन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आगे 22वां, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? ए प्रेम सागर में, बे रानी केतकी कहानी में, शे नाती के सो तो याख्यान में या फिर चंद छंद बर्मन की महिमा में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है चंद छंद बर्मन की महिमा में खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 23वां, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर नामक कविता जो रचना है उसके लेखक कौन है? सदा सुखलाल, बे राम प्रसाद निरंजनी, से लल्लू लाल, दे जो है सदल मिश्र? तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लल्लू लाल के द्वारा ये रचना लिखी गई है दोस्तों। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम आगे 24वां प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? विप्लव, बे उद्दंड मार्तंड, से सरस्वती, दे माधुरी? तो ये भी दोस्तों समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है उद्दंड मार्तंड, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, काशी नागरिक प्राणी सभा की स्थापना कौन सी है? मतलब इसको कब स्थापना इसकी की गई थी? काशी नागरिक प्राणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1993 में, 1893 में, से 1905 में, दे 1800 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ये 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न देखते हैं हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक थे? प्रभा के, हिंदू के, समालोचक के, फिर से सरस्वती पत्रिका के? तो इसका जो राइट आंसर 226 का वो है आपका समालोचक पत्रिका के ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 27वां, हिंदी का सर्वप्रथम मुद्रायण कहाँ स्थापित किया गया था? हिंदी का सर्वप्रथम मुद्रायण कहाँ पर स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या फिर कोलकाता में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका कोलकाता यानी कलकत्ता में इसका मुद्रण जो छापा जाता है उसको बोला जाता है, वहाँ पर स्थापित किया गया था कलकत्ता में। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? रसिक समाज नामक संस्था है वो कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? इलाहाबाद की, काशी की, बनारस की, फिर या कोलकाता की? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका काशी की ये एक संस्था थी रसिक समाज की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए डॉक्टर नागेंद्र ने, बे निर्मला ने, से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दे सतल मिश्र ने? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 29 का वो रहेगा आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा
ये इसे बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सुधा दर्पण, ब प्रजा हितैषी, स चांद, द इंदु। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा जल्दी से बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी 100 प्रश्न है दोस्तों, तो आप भी प्रयास करें इनको हल करने की और मुझे बताएं कि आपने कितने प्रश्न हल किए, कमेंट्स बॉक्स में बताएं मुझे आप। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सुधा दर्पण। ये हिंदी की प्रथम दैनिक समाचार पत्रिका है दोस्तों। आगे देखिएगा, मेघदूत नामक काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, लल्लू लाल के द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, द राय लक्ष्मण सिंह के द्वारा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों राय लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया मेघदूत काव्य का। आगे प्रश्न नेक्स्ट 32वां, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, दोबारा चुका है यहाँ पर, और राय लक्ष्मण सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 32 का वो है आपका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है इसे कहा गया है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक मान लीजिएगा। मिसप्रिंट डबल हो चुका है दोस्तों 2 बार। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, समास शैली का उपयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? भावनात्मक निबंधों में, विवरणात्मक निबंधों में, विचारात्मक निबंधों में, या फिर वर्णनात्मक निबंधों में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों से विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आगे 34वां प्रश्न देखते हैं हम। पंकज शब्द में कौन सा समास है? पंकज शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, ब द्वंद्व समास, से बहुब्रीहि समास, और द कर्मधारय समास। तो देखिए आप इस शब्द से ध्यान दीजिए, पंकज, पंक मतलब होता है दोस्तों कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है दोस्तों? कमल। और कमल यानी विशेष इसका अर्थ निकला है, इसका मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। नहीं तो प्रथम पद प्रधान है, नहीं द्वितीय पद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद जो है अन्य पद प्रधान है, तो वहाँ पर होता है हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 35वां, भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी कौन सी है? भाषा में व्याकरण का दोष, भाषा में हास्य व्यंग्यों का अभाव, प्राचीन विषय का अभाव, निबंधों का अति सरल होना। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कि भाषा में व्याकरण के दोष होना, ये इसकी प्रमुख कमी है। भारतेंदु युग के निबंधों की कमी है सबसे ज़्यादा। शुक्ल युग के निबंधकारक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ब पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, से श्याम सुंदर दास, द उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका ये जो शुक्ल युग के निबंधकार हैं वो ये भी हैं सरदार पूर्ण सिंह, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ये भी इन्होंने लिखा है शुक्ल युग में, और श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा द उपयुक्त सभी। रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? भावपूर्ण लेखक, ललित निबंधकार, प्रतिवादी निबंधकार, या प्रयोगवादी निबंधकार? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 37 का वो रहेगा से प्रगतिवादी कवि हैं दोस्तों। ये कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं कौन? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 38वां, द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार कौन हैं? अंबिका प्रसाद व्यास, सरदार पूर्ण सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो 38 का जो राइट आंसर दोस्तों वह है सरदार पूर्ण सिंह, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम, मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा निबंध सर्वश्रेष्ठ है? चंद्र रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारी वाजपेयी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो 39 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, प्रमुख मनोविकार के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, मजदूरी और प्रेम किस श्रेणी का निबंध है? ललित निबंध है, रचनाकार निबंध है, विचारात्मक निबंध है, या फिर भावात्मक निबंध है? तो 40 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका से विचारात्मक निबंध। कैसे निबंध दोस्तों? ये विचारात्मक निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 41वां, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? विवरणात्मक,
रचनात्मक, विचारात्मक या फिर वर्णनात्मक निबंधों में इसका प्रयोग होता है। तो व्यास शैली का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका वर्णनात्मक शैली में इसका प्रयोग होता है। राइट आंसर होगा इसका द। 42वां प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं। भाषा का अर्थ होता है शब्दों का लिखित रूप, ध्वनियों का उच्चारण, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द और वाक्यों का समूह। तो राइट आंसर मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक समूह क्या कहलाता है? भाषा का अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों आगे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? विभाषा, बोली, उपभाषा या फिर उपभाषा। तो 43 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका से। इसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। राजभाषा का क्या अर्थ होता है? राजभाषा का क्या अर्थ होता है? देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा, राज्य में बोली जाने वाली भाषा या फिर जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोलते हैं राजभाषा। वर्तमान में हमारी जो हिंदी भाषा है वो कैसी भाषा दोस्तों? वो राजभाषा है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अच्छा प्रश्न। अभी दोस्तों इसमें ग्रामर के प्रश्न वाले आने वाले हैं, आ चुके हैं। और पहला अक्षर, अक्षर, अक्षर और अक्षर। तो तत्सम शब्द पूछ रहा है वो आपसे। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 45 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका से। सिंपल, ये बोलते हैं अक्षर, ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? फिर से बताना है आपको। अंगरखा, देखिए अंगरक्षक और अंगछकक, अक्षक, ठीक है। और ये अंगछक जो है अरंक्षक। तो इसका तत्सम शब्द जो है वो रहेगा आपका 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों ब। अंगरक्षक इसमें तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे फिर से। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? अंधकार है, अंधेरा है, अंधकार है, फिर अंधकार है। इसमें से शुद्ध शब्द जो है वो 47 का वो कौन सा होगा दोस्तों? तो अंधकार, इसमें अंक की मात्रा होती है दोस्तों, उसको हम तत्सम के अंतर्गत मानते हैं। जबकि इसमें चंद्र बिंदु होता है उसको वो तद्भव के रूप में आता है। ये ध्यान आप रखें। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए दोस्तों। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अज्ञान, अज्ञानी, अजान या फिर रज्जु। तो देखिए ये भी बहुत ही शानदार पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है तत्व शब्द पूछ रहा है आपसे। तत्व शब्द कौन सा है इसमें से? तो अज्ञान, अज्ञानी और अजान और रज्जु, ये तत्सम शब्द। रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी, अज्ञान, अज्ञानी, अजान, ये शब्द कैसा दोस्तों? ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि है, आग है, अर्धपर्तन है या फिर उच्च है। तो अग्नि को बोलते हैं आग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ब। ये आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न तद्भव वाला। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अंगरक्षक है, एक गम्य है, अक्षत है या फिर अंगरखा है। तो 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, देखिएगा आप। 50वां प्रश्न है ये, और बताइए मुझे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका अंगरखा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है, ये किस आचार्य की परिभाषा है? कथन है। कुंतल की है, मम्मट की है, भामे की है, फिर आनंद वर्धन की है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये किसके द्वारा ये रचना जो है, ये कथन जो है बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये भामट के द्वारा लिखी गई कहा गया कथन है। शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही क्या होती है? काव्य होती है। ये परिभाषा इनकी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। काव्य की परिभाषा किसने दी है? मम्मट ने, भृशमुनि ने, भामे ने या फिर आनंद वर्धन ने।
आनंद वर्धन ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों भवन का वो आपका क्या रहेगा? ये दोस्तों मम्मट के द्वारा दी गई परिभाषा है कि दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य होता है। तो ये जो परिभाषा वो दी गई है मम्मट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं? तो विश्वनाथ नहीं मानते हैं, भरतमुनि, भामट या फिर केशवदास। तो इसका 53 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते। बाकी सभी जो इसमें कवि हैं, आचार्य हैं, वो इसे जो है क्या नाम है आत्म काव्य की आत्मा मानते हैं, तीनों के तीनों। ओके, आगे नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 54वां। चरण धरण चिंता करत, भावत न नींद न शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कभी बेचारी चोर। में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो 54 का जो आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका इसमें श्लेष अलंकार है दोस्तों। चिपका हुआ रूप, अज्यो तरयोना ही रहया, श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसिर लयो है, बसी मुक्तन के संग। में नमक पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है इसमें श्लेष अलंकार है। ओके दोस्तों आगे देखें। भूरी भूरी भेदभाव, भूमि से भगा दिया, में कौन सा अलंकार है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भय भय शब्द की इस पर आवृत्ति हो रही है, मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो इसमें आप बताइए कौन सा अलंकार दोस्तों होगा? तो इसका राइट आंसर है इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग है? अति, यह, अधि, एक। तो उपसर्ग जो आगे जुड़ता है शब्द के आगे, जो कि प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो अत्याधुनिक इसमें दोस्तों देखा जाए तो दो प्रत्यय लगे हुए हैं, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। एक तो अति प्रत्यय इसमें लगा हुआ है और एक प्रत्यय इसमें आधुनिक आ भी इसमें लगा हुआ है। तो इसमें देखा जाए सही तो जो प्रत्यय दोस्तों वो है अति। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम। अधि कोश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति, ए, अधि या फिर एक। तो राइट आंसर होगा अधि, इसमें लगा हुआ है प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अति है, ए, अनु है, फिर एक है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, राइट आंसर होगा इसका से। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? प्रतिधन एक, यह संधि है दोस्तों यहाँ पर, प्रतिधन एक। इसका राइट आंसर जो होगा प्रति, पर, प्रे या प्रे। तो इसका राइट आंसर होगा प्री। प्रति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एफ, अक, ठक या फिर आक। तो पाठक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिएगा तो गायक शब्द में बात करें हम, गई धन अक, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो ए प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है या फिर आग प्रत्यय है। तो राइट आंसर होगा अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसमें दोस्तों वृद्धि संधि नहीं है, इसमें आपके यादि संधि है। और पाठक में भी जो है आपके इसमें कोई संधि नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक्कड़, अकड़, अड़ या फिर आक। तो इसका राइट आंसर अक्कड़ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो इसका राइट आंसर विद्याधन। तो विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी यानी कि विद्याधन अर्थी। तो इसमें राइट आंसर ए और ए आपका हो जाएगा आ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दीर्घ संधि है दोस्तों। यहाँ पर स्वर संधि तो है लेकिन दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुरेंद्र शब्द में कौन संधि है? सुरेंद्र शब्द में स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो सुर धन इंद्र, देखिए आप, सुंदर धन इंद्र। तो देखिए एक के साथ में यदि ई आता है तो ए बदल जाता है। एक चोटी जहाँ होती है वहाँ गुण संधि होती है, जहाँ दो चोटी होती है वहाँ पर आपके वृद्धि संधि होती है। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पर एक चोटी लगी हुई बीच में, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि नहीं है, यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। ओके, आगे देखें हम, परम और सब शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, फिर यण संधि। तो परम परम धन उत्सव। एक के साथ में यदि ऊ आ गया तो ऊ में बदल जाएगा, ये एक चोटी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि होगी। राइट आंसर इसका होगा गुण संधि। दो चोटी तो वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, अध्ययन शब्द में कौन संधि विच्छेद है। देख संधि, अध्ययन शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है सही तरीके से। अधिधन अन, अद्यधन अन, अधिधन यन और अधधन यन। तो देखिए अधिधन अयन, देखो ये अयन आएगा, अयन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका अधिधन यन, इसका सही संधि विच्छेद होगा अध्ययन शब्द में, और इसमें जो संधि है दोस्तों वो है आपके यण संधि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम, पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, पोधन अन, पौधन अन, पेधन अन या पैधन अन। तो आप देख रहे हैं पवन ये शब्द जो है दोस्तों, इसमें किस में लगा, अब लगा हुआ है, अब ये आ रहा है अब। तो अब कहाँ पर आता है, अब आता है आपके जो है इस प्रकार से, अब आता है दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों इसको एक बार फिर से दोबारा से, तो ये देखिए आप पो धन अन। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, अन, इसका मतलब राइट आंसर दोस्तों इसमें रहेगा आपका वन। तो ये पो धन अन इसका संधि विच्छेद सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो प्रतिधन एक प्रति शब्द जो है दोस्तों वो आपका अव्यय शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर जो समास होगा हमारा वो होगा अव्ययीभाव समास। राइट आंसर होगा इसका 70 होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 71, मनोज शब्द में कौन सा समास है, मनोज शब्द में कौन सा समास, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो देखिए मन में जन्म लेने वाला है वो, मन में जन्म लेने वाला वो कौन है दोस्तों, वो है कामदेव, मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि जो है इसका नहीं तो पहला और नहीं दूसरा पद प्रधान बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ हम आपका बहुब्रीहि समास होता है। मोक्ष प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो राइट आंसर होगा मोक्ष को प्राप्त, राइट आंसर होगा इसका आपका बे तत्पुरुष समास। आगे प्रश्न दोस्तों, अठन्नी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर द्विगु समास है। तो अठन्नी 8 आनों का समूह जहाँ आ जाता है, वहाँ जहाँ शब्द जो है आपका प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका द्विगु समास होगा। शोक मग्न में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो शोक में मग्न तत्पुरुष समास है दोस्तों यहाँ पर अधिकरण। अपना हाथ जगन्नाथ कहावत का क्या अर्थ है। अब कुछ प्रश्न कहावत वाले, कुछ मुहावरे वाले आ चुके हैं दोस्तों। दूसरों का किया गया उपकार फलदायी होता है, विद्वान व्यक्ति अधिक बोलते हैं, अवसर निकल जाने पर पछताना होता है, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य फलदायी होता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ कहावत का अर्थ है स्वयं के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, फलदायी होता है। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का क्या अर्थ है। आधी भरी मटकी से पानी सरलता से निकल जाता है, विद्वान व्यक्ति अधिक बोलते हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की डींग हाँकता है और मूर्ख व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की डींग हाँकता रहता है, जिसको अल्प ज्ञान होता है वह व्यक्ति। आगे प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन से सभी वर्ग घोष हैं। अब घोष वाली बात आ गई है, देखिए ए कै घे औ में एण रेश्य ई जैस गे और डे या फिर दे चे भे और ऊ, इनमें से कौन से सभी वर्ण का घोष हैं दोस्तों। तो घोष जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके, बात करें हम 3 तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर भी दोस्तों इसी में भी आते हैं।
आपके घोष वर्ण जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 31 होते हैं। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में सभी वर्ग कैसे आ रहे हैं। क आपका अ घोष है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता इसमें। इसके बाद यदि बात करें हम अ आपका घोष है, ठीक है, लेकिन से इसमें हमारा घोष नहीं है। से वर्ण ये आपका अ घोष में आता है। इसके बाद करें ई, ये तो घोष में आता है। छ ज ये भी घोष में आता है। ज ये भी आपका घोष में आता है। और बात करें हम ड, ये भी घोष में आता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं आगे। ते थे दे धे च वर्ण यहाँ पर घोष वर्ण, मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो हमारा से सभी जो है कैसे हैं? घोष वर्ण है। आगे प्रश्न दोस्तों, अंधे के आगे रोबे अपने नैन खोबे का क्या अर्थ है? सबसे मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये पात्र से मदद मांगना व्यर्थ। इस प्रकार के पात्रों से अंधे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। अंधा व्यक्ति किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तो इसका 78 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आप सोचें और थोड़ा सा मुझे बताएं सोचकर। तो इसका जो राइट आंसर है कि अपात्र व्यक्तियों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। इसका बे राइट आंसर अपात्र है दोस्तों। ये अपात्रों से हमको मदद नहीं मांगनी चाहिए। आगे प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा कहते हैं का क्या अर्थ है? ये जो एक कहावत है इसका क्या अर्थ है? नगरी का राजा समझदार है, अन्याय का शासन है, प्रबुद्ध जनमत है, या फिर न्याय का शासन है। तो इसका जो राइट आंसर 79 का वो आपका बे अन्याय का यहाँ पर क्या है दोस्तों? शासन है। राइट आंसर उसका बे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी स्वर घोष अघोष और अंत्यस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो अघोष होते हैं, अंत्यस्थ प्राण अल्पप्राण होते हैं। तो ये वैसे दोस्तों गलत है, ये आपका कथन सत्य नहीं है क्योंकि सभी स्वर घोष होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग 1 और वर्ग 2 अघोष होते हैं, वर्ग 2 और 4 महाप्राण होते हैं। अब इसको देखेंगे हम। सभी स्वर अघोष होते हैं और जो है वर्ग 2 4 अल्पप्राण होते हैं। ये तो दोस्तों गलत है दोस्तों, सभी स्वर अघोष नहीं होते हैं। सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका वर्ग 1 व 2 अघोष होते हैं, बिल्कुल सत्य है। और वर्ग 2 और 4 आपके ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। अंधेर के घर उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है? इकलौता बेटा, होनहार बेटा, अत्यंत प्रिय लड़का, या फिर निकम्मा बेटा। तो 81 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? सोचिए और मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इकलौता बेटा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 82वां, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? अंत्यस्थ व्यंजन ये रल व क ख ग ड़ श और है, श और से और है। तो इसका राइट आंसर है ये रल व। ये सभी व्यंजन जो है दोस्तों वो अंत्यस्थ व्यंजन है, जो इसका उच्चारण करने पर श्वास वायु अंदर ही घुटकर रह जाती है, उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 83वां, निम्नलिखित में से सभी उष्ण व्यंजन कौन से हैं? ये रल व छ जे ड़ या फिर श है। तो उष्ण व्यंजन जो है दोस्तों वे हैं आपके श और है, मतलब जिनका उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें बोलते हैं उष्ण व्यंजन। राइट आंसर होगा इसका द। समास के कितने पद होते हैं? समास के कितने पद होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 6। तो राइट आंसर इसका हो दोस्तों 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम दोस्तों। अंग का पर्यायवाची क्या है? पाहुन, कपूत, अवयव या लोचन। तो राइट आंसर इसका अवयव, ये अंग का पर्यायवाची है। अधीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? पाहुन, व्यग्र, रवि या फिर गंभीर। तो 85 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका व्यग्र। व्यग्र मतलब होता है अधीर। कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? अवधेश सिंह उपाध्याय को, जयशंकर प्रसाद को, मिथिलेश गुप्त को, या फिर सुमित्रानंदन पंत को। तो 86 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? जल्दी से मुझे सोचकर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कवि अवधेश सिंह उपाध्याय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम आगे। 87वां, सघोष या घोष ध्वनियों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है?
सभी स्वर होते हैं दोस्तों 14 होती है, 30 होती है, 31 होती है, फिर यह 13 होती है। देखिए आप सभी स्वर आते हैं तो 13 दोस्तों आपके ये हो गए सभी स्वर, 13 स्वर। इसके बाद यदि बात करें हम 13 स्वर हो गए आपके। और ये देखिए आप 3 4 जो है 3 4 5 यानी कि 15 वर्ण आपके ये चुके हैं दोस्तों। इसके बाद ये रे ले वे और है 5 वर्ण आपके ये हो चुके हैं। तो काउंट कर लीजिए आप कितने हो गए, ये 5 वर्ण 15 ये हो गए आपके। और सॉरी 1 मिनट, आपके 11 स्वर तो दोस्तों ये चुके हैं, 11 स्वर हो चुके हैं। और आपके 15 जो है 3 4 5, इसके अलावा आपके जो 5 ये होते हैं दोस्तों ये रेलवे और है। तो काउंट करिएगा 5 5 10 और 1 11 और असली की आई 1 3 31 जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं आपके घोष ध्वनियाँ होती हैं। जबकि जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपके 13। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, अल्पप्राण ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है बताइएगा, 14 30 31 या फिर 13। तो देखिए अल्पप्राण ध्वनियाँ आती हैं जिसमें सभी स्वर आते हैं 11 के 11। और इसके अलावा यदि बात करें हम 1 3 5 1 3 5 यानी 15 आपके वर्ण ये हो चुके हैं। और इसके बाद ये रे ले वे इसी में आते हैं आपके 5 4 वर्ण। तो काउंट करिएगा 5 6 4 10 की 0 2 और 3 30 वर्ण इसका राइट आंसर दोस्तों होगा। 30 ध्वनियाँ अल्पप्राण के अंतर्गत आती हैं। अस्छाप के कवि की स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। 1565 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में या फिर 1365 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका ये 1565 ईस्वी में अस्छाप के कवियों की स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न देखते हैं हम, पुष्टिमार का जहाज और पुष्टिमार का मेरुदंड किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को, विठलनाथ को, नवादास को या फिर वल्लभाचार्य को? तो वेरी वेरी नाइस प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा सूरदास को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विठलनाथ का है, नावादास का या फिर वल्लभाचार्य का है? तो राइट आंसर इसका होगा ये दोस्तों, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग अशुद्ध हैं? मूर्धन्य वर्ग में जो है टेट है डे ढेणे आता है, ये तो बिल्कुल सही है। ऊष्म व्यंजन में श है आता है, ये भी शुद्ध है। दंत व्यंजन में ते थे दे धे ने ये भी राइट से ये भी आता है। कोमल तालव्य ध्वनि की बात करें हम तो कै खे गे घे ये नहीं आता, इनको बोलते हैं दोस्तों आप कंठ ध्वनि इनको कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा आपका दे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, 93 वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण या फिर सघोष। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रथम तृतीय एंड पंचम ये जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके अघोष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका अल्पप्राण। ओके दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी दी चाहिए आपको व्याकरण की घोष अघोष वर्णों की जानकारी, तो दोस्तों आप हमारे प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर देखिए सघोष और अघोष के नाम से अल्पप्राण महाप्राण के पास एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये दोहरे नामकरण की परंपरा प्रारंभ की गई थी हिंदी साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, हिंदी की प्रथम रचना के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवसेन, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका देवसेन हिंदी की प्रथम रचना है, जो अब इसमें प्रश्न में आने वाली है, अभी इसको दिखाएंगे हम। इसका राइट आंसर होगा देवसेन। ओके, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी आ चुका है प्रश्न दोस्तों? प्रिय प्रवास, जयचंद प्रकाश, सर्वकाचार या फिर एक घूंट। तो राइट आंसर इसका होगा जो है सर्वकाचार हिंदी की प्रथम रचना है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं, हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? केदार भट्ट के द्वारा, टीकम सिंह तोमर के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका टीकम सिंह तोमर के द्वारा ये वीर काव्य हिंदी वीर काव्य लिखा गया है। ओके, 98वां प्रश्न दोस्तों, 98 रचना संरचना और बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 6 2 या फिर 4? तो राइट आंसर दोस्तों होगा 2। संरचना बनावट के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं दोस्तों वो होते हैं 2।
ओके। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 99, बाल साहित्य के जनक कौन है? बाल साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? गिरिजा कुमार माथुर को, राम कुमार वर्मा को, राम नरेश त्रिपाठी को या फिर महादेवी वर्मा को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इसका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। पृथ्वीराज रासो, परमल रासो, सर्वकाचार्य या फिर विजयपाल रासो। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम नाम है स्टडी ACC विद सुनील वातम। ज्वाइन करके आप ये PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।